मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। प्रतिमा का अनावरण तो 4 दिन बाद होगा, लेकिन इस सिलसिले में आज से ही वहां विशाल कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसमें देखिए हजारों साधु संत और आम लोग भी भाग लेंगे। ये विशाल प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में लगाई जा रही है। आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा करीब आकार ले चुकी है और 18 सितंबर को इस विशाल प्रतिमा का लोकार्पण होना है, जिसका उत्सव आज से शुरू हो चुका है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक के बाद अब ओंकारेश्वर में एकात्म धाम तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची विशाल प्रतिमा के साथ यहां अद्वैत वेदांत केंद्र, योग केंद्र, ध्यान केंद्र बनाए जाएंगे। देखिए 3 तस्वीरें आपको बता रही हैं किस प्रकार से तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां का न सिर्फ जीर्णोद्वार किया जा रहा है, बल्कि कायाकल्प करके एक विकसित रूप देने की कोशिश देश के कोने कोने से की जा रही है और इसी कड़ी में लगातार सरकारें अग्रसर है। तीसरी तस्वीर सबसे लेटेस्ट है, जहां ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा आपको नजर आ जाएगी। लगभग 100 फीट से भी ऊंची 108 फीट की यह प्रतिमा है, जिसका अनावरण बहुत जल्द किया जाएगा। एरियल शॉट्स देख रहे हैं आप किस प्रकार से साज सज्जा से तैयार किया जा रहा है। क्रेन्स आपको नजर आ जाएंगी, काम लगातार जारी है। भव्य, दिव्य और अलौकिक, बेहद आकर्षक और मनमोहक। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की परिकल्पना अब साकार रूप ले चुकी है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में अब धर्म और आध्यात्म के इस नए केंद्र का निर्माण हुआ है। ओंकारेश्वर धाम के मंधाता पर्वत पर अब आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। कई धातुओं से बनी आदि गुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा 108 फुट ऊंची है। इसमें शंकराचार्य के 12 वर्ष के बालक के स्वरूप को उकेरा गया है। प्रतिमा का निर्माण 54 फीट ऊंचे आधार पर किया गया है। एकात्म धाम परिसर 28 एकड़ में बना है। इसके निर्माण पर करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रतिमा के अनावरण के लिए ओंकारेश्वर धाम में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम में 5000 से अधिक साधु संतों और अन्य लोगों के आने की उम्मीद है। मूर्ति के अनावरण का प्रोग्राम 18 सितंबर को मांधाता पर्वत पर आयोजित किया जाएगा। इसमें अपने देश के तमाम कोनों से साधु संतों आएंगे और 15 तारीख से एक पूजा का 3 दिवसीय अनुष्ठान चलेगा, जो 15 से चलकर 18 तारीख को खत्म होगा। माना जाता है कि केरल में जन्मे शंकराचार्य बचपन में संन्यास लेने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचे थे। यहीं उन्हें उनके गुरु मिले थे। शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर में 4 वर्ष रहकर विद्या प्राप्त की थी और 12 वर्ष की उम्र में वे अद्वैत वेदांत दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ से निकल पड़े थे। लिहाजा शंकराचार्य के जीवन में ओंकारेश्वर के महत्व को देखते हुए यहाँ पहले चरण में उनकी एकात्मता की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। परियोजना के अगले चरण में यहाँ महाकाल लोक की तर्ज पर अद्वैत लोक का निर्माण किया जाएगा। उसमें म्यूजियम है, मेडिटेशन सेंटर है, नौका विहार है और 500 सीटिंग कैपेसिटी का एक थिएटर रहेगा। इसके अलावा उसमें अन्नपूर्णा और शिल्प ग्राम करके भी चीजें बनेंगी। कुल मिलाकर ओंकारेश्वर धाम को शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ से आदि शंकराचार्य के ज्ञान और संदेशों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ओंकारेश्वर से जय नागदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गणपति उत्सव की, जिसकी तैयारियां महाराष्ट्र में अलग ही रंग में नजर आ रही हैं। इस बार जोर इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमाओं का है।
तो एक बात तो बिल्कुल देखिए जाहिर है कि गणपति उत्सव का हर रंग आपको देखने को मिलेगा सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि 19 सितंबर को मंगलवार का दिन मंगलवार होने वाला है और वीर बजरंगी के साथ बप्पा की कृपा भक्तों पर बरसेगी। मंगलवार को गणेश चतुर्थी है और इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाएगी और देश भर में अलग अलग जगहों पर गणपति विराजेंगे। मुंबई समेत देखिए महाराष्ट्र में तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए, इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। वक्त कम है, लिहाजा कलाकार जो है मूर्तियों को अंतिम रूप देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पंडाल को सजाने का काम लगातार जारी है। अलग अलग थीम पर पंडाल सजाए जा रहे हैं। लोग अपने घरों में गणपति स्थापित करने की तैयारी में है। तमाम शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस प्रकार से बहुत जल्द बप्पा जो है घर पधारेंगे और सभी को आशीर्वाद देंगे। बप्पा आने वाले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में ये उनके आगमन की तैयारियां हैं। कहीं उनका साज श्रृंगार हो रहा है, कहीं उनके नए नक्श तराशे जा रहे हैं, तो कहीं कलाकार पूरी तन्मयता से इसमें रंग भर रहे हैं। बप्पा के आगमन को कुछ ही दिन बचे हैं और मूर्तियां देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचनी हैं। लिहाजा काम जोरों पर चल रहा है ताकि वक्त पर लोगों के घरों और पंडालों में गणपति विराज सकें। बनाने में बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि उसका कोई अंत नहीं है। हमारी मूर्तियाँ बहुत से जगह पे जाती, जैसा कि मलकापुर, हिंगोली, नांदेड़, नागपुर, भोपाल, उज्जैन, उसके बाद में इंदौर, बुरहानपुर। मूर्तिकार की कल्पना की उड़ान देखिए। एक गणपति के कितने रंग, कितने अंदाज देखिए। कहीं महादेव की छवि झलक रही है, तो कहीं श्री राम का सानिध्य मिल रहा है, कहीं माखन चोर कान्हा भी साथ हैं। गणपति चाहे कितने ही रूप रंग में, अंदाज में आकार ले रहे हों, अपने चाहने वालों के लिए तो वो हर रूप में, हर हाल में मंगलकारी हैं, शुभ फलदायी हैं। ऐसे में जैसे जैसे बप्पा के आगमन की तिथि नजदीक आ रही है, लोगों का उत्साह परवान चढ़ रहा है। धनंजय साबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में इस बार इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाने की तैयारी है। बीएमसी की ओर से इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने को कहा गया है, जिसका पालन भी हो रहा है। ज्यादातर पंडालों में महाराष्ट्र की साड़ू मिट्टी से बने गणपति विराज रहे हैं। वहीं इस बार एलाफिंस्टन के राजा गणेश पंडाल में गणपति की मूर्ति कागज से तैयार की गई है। ये मुंबई में एलाफिंस्टन के राजा हैं। गणेश मंडल पंडाल में उनकी मूर्ति तैयार है। सजावट का काम चल रहा है, बस प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। वैसे तो मुंबई में इस बार बीएमसी की पहल पर सभी पंडालों में इको फ्रेंडली मूर्ति की कवायद की गई है, लेकिन एलाफिंस्टन के राजा कुछ खास है। खास इसलिए कि बप्पा की ये मूर्ति कागज की लुगदी यानी कागज को गलाकर बनाई गई है और इसकी ऊंचाई करीब 18 फीट है, जिसे संभालना अपने आप में बड़ी कवायद है।
मूर्ति देख रहे हैं वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई गई है। ये जो मूर्ति आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं ये सारे कार्डबोर्ड और पेपर से बनाई गई है, जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। हर साल हम देखते हैं कि विसर्जन के दरमियान जो बड़ी बड़ी पीओके मूर्तियां होती हैं वो समुद्र में जा नहीं पाती हैं, जाती हैं तो पिघल नहीं पाती हैं। उसमें कई बार होता है कि भगवान का अनादर भी हो जाता है, कुछ हिस्से टूट के मूर्तियों के वो समुद्र पे आ जाते हैं और ऐसे ही के ऐसे ही पड़े रहते हैं। वहीं इस मंडल ने पिछले 2 साल से ये कोशिश की है कि पेपर और कार्डबोर्ड से मूर्तियों को बनाया जाए, जिससे पर्यावरण को भी अधिक नुकसान ना पहुंचे और लोगों की श्रद्धा को भी ठेस ना पहुंचे। गणेश मंडल पंडाल के मुताबिक वो पिछले 2 सालों से इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मना रहे हैं। चाहे मूर्ति हो या पंडाल की सजावट, यहाँ पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाता है। इसके लिए ये मंडल बीएमसी से पुरस्कार भी पा चुका है। इस बार भी तैयारी कुछ ऐसी ही है। टोटल 21 फुट की इको फ्रेंडली मूर्ति जो कागज के लगदे से बनाई गई है। हम लोग का पहले ये है कि अगर पर्यावरण का रक्षण हम लोग करते हैं तो कहीं तो अपना ग्लोबल जो वार्मिंग हो रहा है टोटल उसमें हम लोग आसानी से बढ़ सके, कम कर सके ग्लोबल वार्मिंग। तो उसी हिसाब से हम लोग ने ये टाइम कागज की टोटल मूर्ति बनाई है। ये टाइम हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो कालिया मर्दन जो कृष्ण भगवान का हुआ है, कालिया नाग का जो मर्दन किया था उन्होंने, उसके ऊपर बेस्ट हम लोग ने मूर्ति भी बनाई है और उसी के ऊपर इको फ्रेंडली टोटली डेकोरेशन बनने वाला है। गणपति की इस मूर्ति को लेकर दावा है कि ये मूर्ति पानी में जाते ही 4 घंटे के भीतर मेल्ट हो जाएगी, यानी पानी में घुल मिल जाएगी। लिहाजा विसर्जन के बाद बप्पा की मूर्ति का अनादर भी नहीं होगा। गणेश मंडल पंडाल पिछले 30 सालों से अलग अलग थीम पर बप्पा की मूर्ति स्थापित करके गणेशोत्सव मना रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों से उन्होंने इस उत्सव को पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी बना लिया है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यूरोपियन कंपनी से करार के तहत इंडियन एयरफोर्स को C-295 एयरक्राफ्ट के पहले विमान की डिलीवरी हो चुकी है। स्पेन में भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने इसे रिसीव किया और करार के तहत 16 फ्लाइंग कंडीशन विमान भारत आने वाले हैं और जबकि 40 विमान भारत में ही बनेंगे। भारत को मिला यही वो पहला C-295 विमान है। इस ट्रांसपोर्ट विमान को स्पेन के सेविले शहर में बुधवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी को सौंपा गया। इसे 15 सितंबर को दिल्ली लाया जाएगा और इसी महीने 25 तारीख को हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। भारत के लिए बने पहले C-295 विमान ने मई में सेविले में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की थी और अब पहला विमान मिल भी चुका है, जबकि दूसरे विमान का निर्माण सेविले उत्पादन संयंत्र में अंतिम चरण में है और इसे अगले साल मई में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन के मकसद से सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों को खरीदने का सौदा किया था। समझौते के तहत 2025 तक 16 C-295 विमान रेडी टू फ्लाई कंडीशन में भारत आएंगे। बाकी के 40 प्लेन गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी बनाएगी। बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारतीय वायुसेना के लिए और समस्त भारत के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत से पहले 16 जहाज यहाँ स्पेन में बनेंगे और 17वें जहाज से लेके आगे 40 जहाज हिंदुस्तान में निर्मित होंगे। तो ये डिफेंस प्रोडक्शन और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा कदम है। वडोदरा में अगले साल यानी 2024 के नवंबर में विमान बनाने का काम शुरू होगा। अभी इसका फाइनल असेंबली लाइन का काम चल रहा है। फाइनल असेंबलिंग के लिए एयरबस और टाटा के हैदराबाद और नागपुर प्लांट से स्वदेशी पार्ट्स तैयार कर वडोदरा भेजे जाएंगे। इसके बाद पहला स्वदेशी C-295 विमान 2026 में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना C-295 विमानों की दुनिया की सबसे बड़ी ऑपरेटर होगी। The Indian Air Force needs to replace a large number of its old transport planes, and which the C-295 is the perfect one to replace most of them. More important is the creation of the aerospace ecosystem. In the past, we have bought a lot of aircraft, we bought a lot of defense equipment, but we have never created an aerospace ecosystem in India. This will create the aerospace ecosystem in India.
भारतीय वायुसेना 6 दशक पहले सर्विस में आए पुराने एवरो 748 विमानों के अपने बेड़े को बदलने के लिए C295 विमान खरीद रही है। पहले विमान की डिलीवरी से पहले भारतीय वायुसेना के 6 पायलट और 20 टेक्नीशियन सिविल सुविधा केंद्र में ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एलियंस यानी दूसरे ग्रह के निवासी, क्या वास्तव में इनका वजूद है? क्या ये धरती के चक्कर लगाते हैं? ये सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। दरअसल मैक्सिको में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने एलियंस के शव हासिल करने का दावा किया है और उनके बारे में आगे पता लगाने के लिए सरकार से इजाजत भी मांगी है। इस सिलसिले में मैक्सिको की संसद में भी चर्चा हुई। मैक्सिको की संसद में ऐसे मसले पर मंथन हुआ जिसके रहस्यों से इंसान काफी हद तक अनजान है। ये मसला है एलियंस का, यानी ऐसे प्राणियों का जो धरती के नहीं दूसरे ग्रहों के वासी हैं। भले ही अब तक ये साबित नहीं हो सका है कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है, लेकिन मैक्सिको में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कथित एलियंस की लाशें दुनिया के सामने पेश करके नई बहस छेड़ दी है। मैक्सिको की संसद में 2 एलियंस के शव पेश किए गए। इसके आधार पर पत्रकार और यूएफओ रिसर्चर जेम म्यूसान ने दावा किया है कि इंसान का सामना दूसरे ग्रहों के बाशिंदों से होता रहा है। Primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo. Y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar. दावा किया गया है कि दोनों एलियंस के शव 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन दोनों शवों को पेरू के कुस्को से 2017 में बरामद किया गया था। दावा किया जा रहा है कि पेरू के कुस्को में सदियों पहले एक यूएफओ हादसे का शिकार हुआ था। उसमें सवार एलियंस की लाशें तब से मलबे में दबी थी। वे बाद में जीवाश्म में बदल गईं। इन्हें बरामद किए जाने के बाद लकड़ी के बॉक्स में रख दिया गया। वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से इनके डीएनए सबूतों का विश्लेषण करने का भी दावा किया है। जानकारों का कहना है कि इन्हें सामने लाने का मकसद पृथ्वी से हटकर दूसरे ग्रहों की दुनिया के बारे में अध्ययन को बढ़ावा देना है। We believe that UAP represent an urgent priority for both aerospace safety and scientific inquiry. Our focus is on improving public education of UAP, breaking stigma, and working towards better transparency and disclosure. रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले जुलाई में अमेरिकी संसद में भी एलियंस पर चर्चा हुई थी। अमेरिकी नौसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रश ने दावा किया था कि अमेरिका बरसों से यूएफओ और एलियंस से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है और यूएफओज की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। बता दें कि दुनिया के कई देशों में यूएफओ और एलियंस पर लंबे समय से रिसर्च चल रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन यूएफओ के संबंध में अध्ययन कर रहा है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट दी है। रूस की अंतरिक्ष और अन्य एजेंसियां भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। चीन ने 500 मीटर का स्फेरिकल टेलीस्कोप लगाया है। इसका मकसद एलियंस और यूएफओ के कम्युनिकेशन सिग्नल का पता लगाना है। चिली के वैज्ञानिक भी एयरफोर्स के साथ मिलकर यूएफओ की पड़ताल कर रहे हैं। दावे बहुत से किए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक ये पुख्ता तौर पर पता नहीं लग पाया है कि एलियंस कोरी कल्पना है या फिर हकीकत, और वो अपने यूएफओ के जरिए धरती के सैर पर आते रहे हैं। लेकिन अभी तक इस स्टडी में ये भी माना गया है कि समय समय पर होने वाली अनजान और संदिग्ध गतिविधियां एलियंस की मौजूदगी की ओर संकेत जरूर करती हैं। अब मैक्सिको में शोधकर्ताओं ने सरकार से इस दिशा में आगे काम करने की इजाजत मांगी है ताकि सच सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हिंदी दिवस की। आज हिंदी दिवस है और आज ही के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वैश्विक राजनीति तक हिंदी के हर दौर, हर मंच पर हिंदुस्तान को एक अलग पहचान दी है, एक ऐसी पहचान जिसे हर हिंदुस्तानी को जिस पर गर्व होता है। हिंदी इस देश का गौरव है,
हिंदी भविष्य की आशा है। हिंदी हर दिल की धड़कन है। हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया। आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है। हिंदी इस देश का गौरव है। हिंदी भविष्य की आशा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से दीमापुर तक, भारत के भाल पर किसी मुकुट की तरह सजी है हिंदी। हर हिंदुस्तानी के दिल में किसी दुआ की तरह बसी है हिंदी। समावेशी, सर्वग्राही, सहज, सुलभ, सरल, ऐसी है हमारी हिंदी। और अब तो खैर सारी दुनिया जानती है कि आखिर कैसी है हमारी हिंदी। हिंदी में है गंध देश की, मानो तो चंदन है। हिंदी में है गंध देश की, मानो तो चंदन है। देवों की भाषा से निश्रित भाषा का वंदन है। देवों की भाषा से निश्रित भाषा का वंदन है। और माँ बेटे का रिश्ता जैसे हृदय प्राण का होता, माँ बेटे का रिश्ता जैसे हृदय प्राण का होता, मुझको माँ जैसी लगती उस माँ का अभिनंदन है। भारत के 70% गांवों की अमराइयों में महकती, लोकगीतों की सुरीली तान में गूंजती ये जनसंचार का स्पंदन है। ये भारत के हृदय का बंधन है कि अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की पग पग पर, उठो जागो करो हुंकार, पहुंचा दो इसे नभ पर। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण, तुम कुछ रच नहीं सकते। महज भाषा नहीं ये मां हमारी हमको रचती है। हिंदी क्या है? महज भाषा नहीं ये मां हमारी हमको रचती है। बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है। कि विश्व स्तर के लगभग हर मंच पर हिंदी ने खुद को सुशोभित कर लिया है। आज दुनिया के सामने हिंदी और हिंदुस्तान का संदेश साफ है कि हिंदी हम सबकी खुशहाली, हिंदी विकास की रेखा। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा है। हिंदी हम सबका स्वाभिमान, यह जनता की अभिलाषा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।